तो अभी बस एरिया देख लो। जैसे प्रस्तावना से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कभी-कभी बन जाते हैं इससे, ठीक है? तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते प्रस्तावना से। जो बेसिक क्वेश्चन है वो हम बता देंगे आप लोगों को कौन से बनते हैं, ठीक है? प्रस्तावना में जो सबसे टफ क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है कि अगर आपको प्रस्तावना याद हो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत होती है। भारत को संप्रभु, समाजवाद, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो जो सीक्वेंस पूछ लेता है कभी-कभी लगाने को, क्रम पूछ लेता है। कुछ शब्द दे देगा, शब्दावली दे देगा, उन शब्दावलियों का क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पूछ देगा कि पहले कौन-सा था, फिर कौन-सा था, फिर कौन-सा था। तो ये आपको तभी आएगा जब आपको प्रस्तावना पता होगी, ठीक है? और ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे संविधान के भाग पता होना चाहिए, अनुसूचियाँ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखो तीसरा जो चैप्टर यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, वो है कंपनी का संवैधानिक विकास। तो इसमें पढ़ना होगा कंपनी का कैसे संवैधानिक विकास हुआ है। पहली बार कंपनी के लिए जो है एक दस्तावेज तैयार किया गया, कंपनी के लिए इसीलिए इसको बोलते हैं कंपनी का संवैधानिक विकास। कैसे-कैसे जो है कंपनी काम करेगी। तो ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था, कंपनी का संवैधानिक विकास पढ़ोगे। फिर आपका देखो संविधान सभा है। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको याद करने हैं, संविधान के स्रोत हैं, कहाँ से क्या-क्या भारतीय संविधान ने एडॉप्ट किया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और फिर संघ की कार्यपालिका की बात करेंगे, ठीक है? संघ की कार्यपालिका, इसमें आप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं या उपराष्ट्रपति हैं, सेंट्रल लेवल पे जो भी हैं, संघ की कार्यपालिका के अंग हो जाएँगे। और राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री हैं, है ना? तो ये सब आ जाएँगे। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है एफआर, ठीक है? फिर आपका डीपीएसपी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो चैप्टर्स हैं ना, ये वाला जो चैप्टर है, इनके आर्टिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? मेंस आंसर राइटिंग में भी इनके आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हो और जीएस पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये। और देखो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, पार्लियामेंट है, संसद, काफ़ी सबसे बड़ा चैप्टर है ये पार्लियामेंट काफ़ी, ठीक है? तो कमिटीज़ हैं, काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं संसद से। राज्य का विधानमंडल, न्यायपालिका, ठीक है? निर्वाचन आयोग हो गया, पंचायती राज प्रणाली हो गई, संविधान संशोधन है। और देखो ये चैप्टर संविधान, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? किस संवैधानिक निकाय का कार्यकाल कितना होता है, इनकी संरचना के बारे में पूछ लेता है, क्वेश्चन आ जाता है। वो कार्यकाल के बारे में पूछ लेगा जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना? तो ये तो ख़ैर गैर संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग की बात करें अगर हम लोग फाइनेंस कमीशन की, वित्त आयोग कैसा कैसा निकाय है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय। हाँ, एक संवैधानिक निकाय है। कार्यकाल कितना होता है या उसकी संरचना पूछ लेता है, संरचना पता होनी चाहिए कि उसमें कौन अध्यक्ष होता है और कितने अन्य मेंबर्स होते हैं, है ना? राजभाषा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हम करवाएँगे अलग से, कुछ और भी हैं जो हम करवाएँगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान, यहाँ पे देखो पहला पेज है, तो यहाँ पर आपको प्रस्तावना लिखी मिल रही है देखो। तो ये प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग, समझना ध्यान से, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण
एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के। 3 सामाजिक, प्रकार। आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 प्रकार के न्याय की बात की है। ठीक है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है? तो यहाँ पर 5 प्रकार की फ्रीडम की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो 2 प्रकार की समानता की बात कर रहा है ये। उन सब में व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता है, अखंडता है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए देखो भाईचारे की भी बात करता है प्रस्तावना, बंधुता की भी बात करता है। ठीक है? और ये कहाँ से लिया गया है? बताओ ज़रा। ये शब्द जो है, ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से। फ्रांस से। ठीक है? ये फ्रांस से लिया गया है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है? तो कुल मिलाकर ये आपको प्रस्तावना पता होनी चाहिए कि कब इसको जो है अंगीकृत किया गया है। ठीक है? चलो देखो, कुछ प्रस्तावना के बारे में कुछ फैक्ट है, जो पता होना चाहिए। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, इसका स्वरूप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, क्योंकि आपको पता ही है पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और जो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, वो हुई थी कब? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है? यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान का एक प्रारूप बना है, इसी इसी उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। ठीक है? और इसकी जो भाषा भाषा जो ली गई है, ये भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आए कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल, तभी तो हुआ है। तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। तो कौन-सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अब देखो ये एक ऐसा संविधान संशोधन है, जो बहुत बार हुआ है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इसीलिए 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है? तो 42वां तो संविधान संविधान। संशोधन हाँ, मिनी संविधान भी बोलते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है? तो इससे पहले कभी-कभी पूछता है कि इससे पहले प्रस्तावना कैसी थी 1976 से पहले? तो ये 3 शब्द नहीं थे उस समय। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है? क्योंकि इस संविधान संशोधन के बाद ही तो ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है? अब यहाँ पर प्रस्तावना लिखी हुई है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष ठीक है? पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है? अब कुछ केसेस हैं, इनको याद रखना है। जैसे प्रस्तावना से संबंधित कुछ केसेस हुए थे, जैसे कि एक
एक वाद है जिसे बोलते हैं वीरूवादी वाद। वीरूवादी केस जो है 1960 में आया था। ठीक है, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर अंग नहीं माना था, लेकिन आगे चलकर आप देखोगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ठीक है, पुनः सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पिछले वाद को, पिछला जो केस था, पिछली जो सुनवाई थी, जो भी केस था, उस केस को उस केस उस अपना जो डिसीजन था, उस डिसीजन को बदला। ठीक है, और यहाँ पर इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग बना दिया। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग बना। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन है कि क्या प्रस्तावना न्यायोचित है? बताओ, क्या प्रस्तावना न्यायोचित है? नहीं। यस सर। जी सर। नहीं, याद रखना, प्रस्तावना गैर न्यायोचित है। ठीक है, सर कैसे? देखो कैसे, क्योंकि अब प्रस्तावना में जो शब्द कहे गए हैं, प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं, उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कर रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप यही नहीं कह सकते आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, क्योंकि ये क्या है, ये गैर न्यायोचित है। डीपीएसपी। ठीक है, जैसे डीपीएसपी भी तो क्या है, डीपीएसपी भी गैर न्यायोचित है, उसी प्रकार से ये भी गैर न्यायोचित है। जी हाँ, हालांकि प्रस्तावना का जो प्रयोग है वो संविधान के निर्वचन में, संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना का काफ़ी इंपॉर्टेंस माना जाता है कि संविधान की अगर व्याख्या करनी है तो उसमें प्रस्तावना को आधार बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रस्तावना को पूरी तरीके से आधार मानकर किसी प्रकार का कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ कि हाँ, जो है हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। लेकिन हाँ, अगर वो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32 के तहत आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगला देखो, अगला पॉइंट क्या कहता है कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, वही मैंने बात की थी अभी, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। हालाँकि संविधान की निर्वचन, संविधान का व्याख्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना का बहुत महत्व है। अब प्रश्न ये उठता है कि संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या करने का राइट किसके पास है? ऑप्शन है हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी संसद। क्या लगाओगे? सुप्रीम। तो आप लगाओगे आंसर क्या? सुप्रीम कोर्ट। संविधान की व्याख्या करने का राइट सुप्रीम कोर्ट का होता था। क्वेश्चन आता है, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, राइट है। ठीक है, बात करते हैं संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 368, क्योंकि संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। ठीक है, हालांकि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हो। 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो, एक बार हो भी चुका है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर संसद प्रस्तावना में अमेंडमेंट कर सकती है, परंतु कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं करेगी जो बेसिक स्ट्रक्चर या मौलिक जो ढांचा है, मूल ढांचा है, उसको प्रभावित करता हो। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बुनियाद है संविधान की, वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि बुनियाद क्या होनी, जो मूल ढांचा है वो क्या होगा, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट मौन है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसका निर्णय भी हम समय समय पर स्वयं लेंगे।
ठीक है, मौलिक ढांचे का। अब बात करते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, तो याद रखना ये लाइन कि प्रस्तावना को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना। ठीक है, हालांकि आप कभी आपने एक शब्द और पढ़ा होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। डॉक्टर सर भीमराव आर्टिकल 32। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 जिसको कहते हैं संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, तो संवैधानिक उपचारों को ही कहा गया है संविधान की आत्मा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना है, और प्रस्तावना में कुछ क्वेश्चंस हम आपको क्वेश्चंस करवा देंगे, बाकी घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लेना, बाकी हम करवा देंगे। यहाँ देखो, अगला जो चैप्टर आता है, ये चैप्टर जो है ना, कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं, ये आपको याद करनी है। जैसे इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, बस सीधे याद करनी है कि भाई भाग 1 में क्या आता है। याद कर लो अभी, भाग 1 में क्या आता है, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र कौन सा है भाग? भाग 1। एग्जाम्पल में सर ये केरल से केरलम हो गया है। हाँ, तो यहाँ पर देखो, संघ और उसका राज्य क्षेत्र में अगर कोई परिवर्तन होता है तो कौन से भाग में परिवर्तन होगा? भाग 1 में। आर्टिकल 3। आर्टिकल अभी हम बताएंगे, उसके आगे आगे चलकर आएगा, वो बताएंगे कि हालांकि किस भाग में आएगा। ये कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, किस भाग में आएगा, तो वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र में है। कुल मिलाकर कितने कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं, कितने राज्य हैं और कितने यूटीज हैं। ठीक है, वो किस भाग में कहा गया है, तो ये भाग 1 में कहा गया है। भाग 2 में क्या कहा गया है? भाग 2 में नागरिकता है, बस ये आप याद रखो। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का में क्या है? देखो, 4 से 4 का में 4 का ये बना था, और 4 का ये बना है, भाग 4 का जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां 42। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य। भाग 5 की बात करते हैं, तो भाग 5 में संघीय कार्यपालिका, संसद, अ, इसमें आपका पार्लियामेंट आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं या संघ की न्यायपालिका है, ये सब इसमें आ जाएगा। संघ की जो भी चीज़ें हैं वो सब इसी में आएंगी भाग 5 में। भाग 6 की बात करें तो देखो, यहाँ संघ सरकार था तो यहाँ राज्य सरकार हो जाएगा। अब यहाँ राज्य की कार्यपालिका, यहाँ संघ की कार्यपालिका थी, यहाँ राज्य की कार्यपालिका आ जाएगी। राज्य का विधानमंडल आ जाएगा, यहाँ संसद था। ठीक है, तो यहाँ राज्य का विधानमंडल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ थी, यहाँ राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ आ जाएंगी। यहाँ उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, ये सब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ संघ की कार्यपालिका थी, वो संघ की न्यायपालिका थी, यहाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट था, तो यहाँ पे हाई कोर्ट है। समझ गए? भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, यूटीज। भाग 8। भाग 9 में क्या है? पंचायतें। ठीक है, भाग 9 में पंचायतें पूछेंगे मैं बाद में। 9 का में क्या है? नगर पालिकाएं। 9 खा में क्या है? सहकारी समितियां। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र। कौन से भाग में है? जो भाग 10 में आएगा, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, ये 9 खा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सहकारी समितियां, और 9 का नगर पालिकाएं। ठीक है, भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य के बीच संबंध, इसमें आएगा भाग 11 में। 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद, ये सब किस में आएगा? ये आएगा 12 में। भाग 13 में क्या आता है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भीतर क्या है? व्यापार। याद कर लोगे? ठीक है, यस सर।
भाग 14 संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं, या तो सीधे देखो भाग पूछ लेगा, या एक तरफ भाग दे देगा और एक तरफ दूसरी तरफ किससे रिलेटेड है वो दे देगा, फिर आपको मैच करना होगा। तो मैचिंग में क्वेश्चन बन सकता है। भाग 14 का में क्या है? अधिकरण, ट्रिब्यूनल। क्या है? अधिकरण। भाग 15 में क्या है? 15 में है निर्वाचन। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है आपका, हम लोग अलग से पढ़ेंगे। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, 330 से आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 16। 17 में क्या है? 17 में है राजभाषा। राजभाषा खुद में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राजभाषा। भाग 17। भाग 18 क्या है? आपातकालीन उपबंध। जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो भाग 18 में आते हैं। ठीक है। 20 में क्या है? संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस में आते हैं? भाग 20 में। भाग 22 में क्या है? तो संक्षिप्त नाम है और प्रारंभ हिंदी से प्राधिकृत पाठ, संक्षिप्त नाम जैसे इंडिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 22 भाग हैं जो आपको याद करने हैं। बताओ, कर लोगे? जी जी सर। हम्म।